अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि कुछ ऐसे कानून बनाए, जैसे शुगर एक्ट 1765 में विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया और सीरा पर टैक्स घटा दिया गया, चाय कॉफी जैसी चीजों पर भी कर लगा दिया गया। अब क्या है कि मदिरा पर भी टैक्स लग गया, इससे और असंतोष हुआ। इसके बाद स्टाम्प एक्ट आ गया। स्टाम्प एक्ट क्या है? स्टाम्प एक्ट में यह है कि भाई कोई कागजात खरीदोगे तो कर देना पड़ेगा आपको, चाहे सरकारी रजिस्ट्री कराओ, विज्ञापन दो, इन सब पर आपको टैक्स देना होगा। इस तरह से आप देखो, टैक्स देना होगा। परंपरा यह है कि टैक्स कोई सरकार, कम से कम आंतरिक कर जो हैं, कोई सरकार जो लगाती है उसके प्रतिनिधि वहां होते हैं, तब वो लगाती है। लेकिन आप अमेरिका में कर लगा रहा है ब्रिटेन की पार्लियामेंट। ये कैसे है? इसका विरोध हुआ, कैसे आंदोलन हुए, अंत में वापस लिया गया। फिर एक सब्स्टिट्यूट निकाला गया कि भाई अगर आंतरिक कर से नहीं भरपाई हो रही तो एक और कर ले ले। और वो क्या है कि एक टाउनसेंड कर योजना लाई गई, वित्त मंत्री था, कि सीसा, चाय और क्या कहते हैं तंबाकू, तमाम ऐसी ग्लास, इन सब पर आयात कर लगा दिया गया। इससे भी उपनिवेशवासियों को लगा कि यार ये भी हथकंडई है डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये सारे कर लगा करके आप वही रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी उपनिवेशवासियों में एक अविश्वास बैठ गया। अगर अविश्वास किसी के प्रति हो गया तो आप अच्छा करो तो भी लगेगा कि ना ये तो बुरा आदमी है। जैसे उदाहरण के लिए, बढ़िया उदाहरण, पाकिस्तान अगर गंगा जी में खड़ा हो जाए और कहे कि नहीं मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, तो भी आपको विश्वास नहीं होगा। हाँ, क्योंकि एक बार की गलती को गलती कहते हैं, बार बार की गलती को आदत कहते हैं, जैसे पाकिस्तान। इस तरह से देख सकते हो। अब कुल मिला के अगर आप देखें तो हुआ क्या, इस स्टाम्प एक्ट से परेशानी हुई, रिजल्ट क्या निकला, रेवेन्यू घटने लगा। अब रेवेन्यू कैसे ये सब लगा सकते हैं? ये हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आप कैसे कर लगा सकते हैं? एक रूल रेगुलेशन। आप अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही मानते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही मानते हैं, तो आप कैसे कर लगा सकते हैं? क्या हमारे अमेरिकी वासी वहां प्रतिनिधि हैं? नहीं है। तो विरोध हुआ, खत्म हो गया। बाद में कर लगाए, उसका भी विरोध हुआ। यानी कुल मिला के संबंध अब सरकार और लोगों के बीच ऐसे हो गए कि कैसे भी करके इनके हर हथकंडे का, हर टैक्सेशन का विरोध करेंगे। कारण अविश्वास इनके अंदर आ गया कि ये कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की माली हालत खराब थी। कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम करने वाले गुमास्ते या कर्मचारी थे, ये अपने व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे और कंपनी के व्यापार में कम इंटरेस्ट लेने लगे। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि कंपनी घाटे में चली गई। कंपनी घाटे में चली गई तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि यार इसको उबारे कैसे। तो उन्होंने कहा कि आप अमेरिका में चाय ले जाओ, ब्रिटेन मत ले आओ, लंदन मत ले आओ। क्या करो कि आप सीधे चाय जहाज पर ला दो, अमेरिका ले जाओ, बेच दो, दोनों को फायदा। जब आप ब्रिटेन नहीं ले आओगे तो आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, वो बचत। सीधे ले जाओगे, चाय सस्ती रहेगी तो वैसे बिक जाएगी। जैसे ही जहाज चाय लाद कर पहुंची 16 दिसंबर 1773 बोस्टन बंदरगाह पर, जैसे चाय की जहाज पहुंची, तमाम जो है लोग, कुछ आप स्वयं से भी कह सकते हैं कार्यकर्ता, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में
जहाज पर चढ़ गए और लगभग 340-50 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिए। इस घटना को हम बोस्टन टी पार्टी कहते हैं, जिसे हम अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण भी मानते हैं कि यह तात्कालिक कारण था कि बोस्टन टी पार्टी, जिसके तहत चाय की बहुत सारी पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया, जैसे ये बात ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज तृतीय को पता चली, उसने तुरंत पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया। धरपकड़ शुरू हो गई और जिसे भी थोड़ा सा स्पीशियस बना गया गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो, डाल दो। इस तरह से जब काम होने लगे तो उपनिवेश वासियों में असंतोष फैलने लगा। तो 13 उपनिवेश थे अमेरिका में, उसमें से 12 उपनिवेश एकजुट होकर जॉर्जिया को छोड़कर ये 1774 में एक फिलाडेल्फिया में कांग्रेस का आयोजन किए। ये बैठे, विचार विमर्श किए और इन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश सरकार ऐसे जुल्म क्यों कर रही है, हमारे शासन प्रशासन में क्यों फालतू का पर्यवेक्षण कर रही है, इसको समाप्त किया जाए। अगर अंग्रेजी सरकार या जॉर्ज तृतीय को पैसे की जरूरत है तो हम उसे अनुदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कार्रवाई बंद होनी चाहिए। जॉर्ज तृतीय जो ब्रिटेन का सम्राट था, उसके ऊपर कोई असर नहीं, दमन की कार्रवाई जारी थी। फिर उपनिवेशवासी आक्रोशित हुए और 19 अप्रैल 1775 में लेक्सिंगटन में प्रत्यक्ष युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध शुरू हुआ, इसके बाद द्वितीय फिलाडेल्फिया कांग्रेस का आयोजन हुआ। इसमें 13 उपनिवेश मिल गए, क्योंकि कुछ भी बातचीत से हल नहीं निकाला गया। सबको लगा कि यार कुछ नहीं होगा। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि सारे उपनिवेश मिलकर के द्वितीय फिलाडेल्फिया में ये जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में एक सेना का गठन किए और कहे कि अब समय आ गया है कि इनको अलविदा कहा जाए। इस दौरान जो थॉमस पेन की कॉमन सेंस पुस्तक आई, उसने भी बड़ा रोल अदा किया, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया लोगों कि भाई अब सही समय है कि आप स्वतंत्र हो जाओ। उपनिवेशवासी जितने थे, सेना तो बना लिए जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, लेकिन उपनिवेशवासियों में यह डर था कि यार जिस शक्ति का साम्राज्य जितना बड़ा है उससे हम कैसे जीतेंगे। हम तो उपनिवेश के लोग हैं और वह शक्ति तो पता नहीं कितनी जगह उसका उपनिवेश है, कितनी पावरफुल है, कैसे जीत पाएंगे। उनको अपनी जीत पर थोड़ा सा संशय होने लगा। अच्छा, इस दौरान क्या हो रहा है? फ्रांस वैसे ही खार खाए बैठा है, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध में पराजित हुआ है, बदला लेना है उसे। स्पेन पहले से नाराज है, क्योंकि स्पेन ने ही पहले बस्तियां बसाना शुरू किया, बाद में ब्रिटेन उसको हरा करके पीछे कर दिया। हॉलैंड की भी कमोबेश यही स्थिति थी। तो फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड तीनों तैयार हो गए उपनिवेशवासियों को सेना सहित सहयोग देने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि हम आपको सहयोग नहीं दे सकते, आपको सहयोग तभी देंगे जब आप ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने की घोषणा कर दो। जैसे आप स्वतंत्र अपने को घोषित कर लोगे तो स्वतंत्र होने के बाद कोई भी आपसे रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, बायलैटरल रिलेशन, अब जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो भी आपका पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, कोई भी रिलेशन। तो उपनिवेशवासियों ने 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जैसे स्वतंत्रता की घोषणा की तो फ्रांसीसी सेना लाफायत के नेतृत्व में सहयोग के लिए आ गई, नीदरलैंड यानी हॉलैंड की सेना आ गई, स्पेन की सेना आ गई, उपनिवेशवासियों की एक सेना थी ही। युद्ध शुरू हो गया जबरदस्त। बंकर हिल की लड़ाई, सारटोगा की लड़ाई, तमाम ऐसे युद्ध लड़े गए और अंत में ब्रिटिश सेना का जो सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको इन सभी सेनाओं ने यॉर्क टाउन में 1781 में घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। अब उसको लगने लगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को कि जीत तो पाएंगे नहीं, तो सरेंडर कर दिया।
जैसे आत्मसमर्पण किया इसकी सेना ने, तुरंत फ्रांसीसी लफायत ने कहा कि इनको सबको पेरिस बुलाओ ताकि हमारा भी थोड़ा मान सम्मान बना रहे। देखो तुम हार गए, तुमको हराए और मैं तुमको तलब कर लिया पेरिस। तो सारे उपनिवेशवासी जो है जॉर्ज वाशिंगटन सहित कहे कि भाई संधि होगी तो पेरिस में। तो 1783 में पेरिस में आए और पेरिस में एक संधि हुई। इस संधि से अमेरिका एक स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में जन्म लेता है। ये रही अमेरिकी क्रांति की कहानी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।